वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, 13 जमाती इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे फूटने को तैयार। हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी जमात नाराज हो गई। MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद अवामी नेशनल पार्टी के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ। हुकूमती इत्तेहाद के लिए किए गए वादों और उन पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक शुरका ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दी। एमल वली खान ने हतमी फ़ैसलों के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया। ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को सौंप दिया है। ANP का शिकवा है कि हुकूमत की जानिब से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्हें किसी भी हुकूमती फ़ैसलों पर एतमाद में भी नहीं लिया जा रहा। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों के भी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा, मैप और दीगर जमातों का मौलाना फजलुर रहमान से जल्द PDM का इजलास बुलाने का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि PDM में सियासी जद्दोजहद के लिए इकट्ठे हुए थे। हुकूमत की तब्दीली के बाद बड़ी जमातों के अहदाफ बोलते नजर आ रहे हैं। शाहिद रिंद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ये कहिएगा, मज़ीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं इन जमातों की जानिब से? जी देखें, बजट की मंजूरी के वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और जो दीगर बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने अपने मसल्स शो किए हैं हुकूमत को। उसके बाद PDM में जो छोटी जमातें मौजूद थी, जिनकी कोई इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नेशनल असम्बली में नहीं है, लेकिन वो PDM का हिस्सा थी, अब वो सर जोड़ कर बैठी हैं और उन्होंने इस बात पर गौर किया है कि मौलाना फजलुर रहमान से आइंदा 24 से 48 घंटों में राब्ते किए जाएंगे, और राब्ते हुए भी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें इन इजलासों के लिए कुछ ग्रीन सिग्नल्स भेजे हैं, ताकि मौलाना फजलुर रहमान भी ये चाहते हैं कि उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो बढ़े, और वो इन छोटी जमातों की मदद से अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए इन छोटी जमातों और मौलाना फजलुर रहमान के जो अहदाफ हैं, वो 3 सूबों में गवर्नर्स की तकर्री और चेयरमैन नैब का मामला है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी KPK से चेयरमैन नैब के लिए 2 नाम दिए हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी 2 नाम दे चुकी है। तो इस वक्त जो गिव एंड टेक का सिलसिला है, एक तरफ जहां हुकूमत को एक इकोनॉमी के बहरान का और बड़ी जमातों के सियासी बहरान का सामना है, वहाँ एक नया चैलेंज छोटी जमातों के सूरत में और छोटे सूबों से भी सामने आ रहा है हुकूमत को, जिसका सामना करना है। आइंदा आने वाले दिनों में ये जमातें मौलाना फजलुर रहमान के पास इकट्ठी होंगी, और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह इस वक्त आसिफ अली जरदारी बार्गेनिंग कर रहे हैं हुकूमत से, उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान भी गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका शाहिद रिंद। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हुकूमती उमूर, चेयरमैन नैब के तकर्रुर, सियासी उमूर और MQM के सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता रोज़ वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद आज अपीलों पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। 4 साल सेनेट से गायब अदालती मफरूर। इसहाक डार सेनेटर का हलफ उठाने के लिए बेताब। हुकूमत बदलते ही अदालती मफरूर इसहाक डार को डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त भी दे दी। इसहाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ के हुक्म पर पाकिस्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान पहुँचकर सेनेटर का हलफ उठाऊँगा। वज़ीर ख़जाना का फ़ैसला पार्टी करेगी। सेनेटर मुंतखब होने के बाद इसहाक डार 4 साल तक बैरून मुल्क रहे, हलफ नहीं उठाया। इसहाक डार 2017 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में फ़रार हुए थे। केसेस में पेश ना होने पर अदालत ने इसहाक डार को मफरूर करार दिया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा पेट्रोल पर 50 रुपये लेवी भी अनकरीब लगेगा। इसहाक डार तो क्या, बिल गेट्स को भी बुला ले, मुल्क इनसे नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 63A का महफूज फैसला अहम होगा। मैं ओवरसीज़ के वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। फौरी इंतखाबात करवा लें, वरना कुछ भी हो सकता है। रूस से तेल और अफगानिस्तान से कोयला नहीं मंगवाया जा रहा। हुक्मरान अवाम को धोखा दे रहे हैं। अनकरीब गंदम का बहरान भी आने वाला है। ये भी कहा कि लोड शेडिंग और महंगाई ख़त्म ना हुई तो लोग सड़कों पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI की 5 मखसूस नशिस्तें देने पर देर नहीं करनी चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि PP सखर और हैदराबाद की क़यादत कभी MQM को नहीं देगी।
हुकूमत ने नया नैब तरमीमी बिल तैयार कर लिया। बड़े मगरमच्छ नैब के चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 50 करोड़ से ज़ायद की रकम की करप्शन नैब के दायरे इख्तियार में आएगी। नए नैब बिल के मुसव्वदे के मुताबिक जो शख्स जिस इलाके में जुर्म का मुर्तकिब होगा वहाँ की अदालत में केस होगा। नई तरमीम के बाद आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह के केस सिंध मुंतकिल होंगे। मुलजिम प्ली बारगेन कर ले तो केस के दूसरे अफराद मुतासर नहीं होंगे। मुसव्वदे के मुताबिक चेयरमैन नैब किसी भी केस को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तरमीम का मुसव्वदा काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने मंजूर कर लिया। तरमीम को आइंदा काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब का ट्वीट लिखते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पीटीआई को 2 जुलाई के परेड ग्राउंड जलसे की इजाज़त नहीं दी। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। फरूख हबीब ने कहा कि नालायक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफज़दा है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया था। शहबाज हुकूमत जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स 11% से बढ़ाकर 17% पर ले जाएगी। गैस और बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। मैंने तो सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ये अब उस पर भी 11% से शुरू करेंगे जुलाई में, और ये उसको भी 17% पे लेके जाएंगे। महंगाई का तूफान बदतमीजी आने वाला है। गैस भी जो बढ़ा देंगे 45%, इलेक्ट्रिसिटी को भी ये 47%। गैस की जो स्लैब्स थी, जो सबसे निचली स्लैब है, उनके जो बिल हैं 350% बढ़ेंगे। बिजली जो है वो 75% बढ़ जाएगी। 800 अरब रुपए का जनाब प्रोविंशियल सरप्लस आ जाएगा। बजट तो आए गए ना सारे प्रोविंसेस के, 80 अरब रुपए का सरप्लस पड़ा हुआ। हमारे ख्याल में एवरेज इन्फ्लेशन 18, 19, 20% होगी। उससे होगा कि इनका फिस्कल डेफिसिट फिर आउट हो जाएगा, फिर इनको फिर एक बजट मिनी बजट लाना पड़ेगा। IMF तो नहीं छोड़ेगा इनको। लोग इस गर्मी के मौसम में बिजली के बगैर हैं, ये हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। बिल्कुल साफ साफ एक बंदा कह रहा है इनका मिनिस्टर कि जी इस मतलब जुलाई में नहीं होगी ठीक, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, दूसरा बंदा कह रहा है बिल्कुल हो जाएगी। इन्होंने जो अभी पिछले 4 कॉन्ट्रैक्ट्स पे बिडिंग की है LNG के, उसको इन्होंने जब बिड्स करवाए आया ही कोई नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के माजी के करीबी साथी का तहलका खेज इंटरव्यू। JUI के साबिक नायब अमीर मौलाना गुल नसीब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान यहूदी एजेंट कहना सियासी बयान था। इमरान को यहूदी कहने की कोई दलील नहीं। PTI के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की वजाहत, मुल्तान में तकरीर के दौरान जो कुछ कहा वक्त ने साबित कर दिया। इसहाक खाकवानी, अलीम खान और जहांगीर तरीन का अपना एजेंडा था। मुनहरिफ होने वालों की दौड़ें उन्हीं के हाथों में थीं। हमने माजी से सबक सीख लिया। खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की। 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ, और खान को भी कहा है। पार्टी के अंदर ग्रोथ था, इसका अपना एजेंडा था। एक फर्द पार्टी में आते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता, आजाद हैसियत से खड़े हो जाते हैं। उनको खड़े करने के पीछे कुछ कुव्वतें थी। इसाक खाकवानी साहब लड़ रहे थे, अलीम खान साहब का अपना एजेंडा था। वही लोग हैं जिन्होंने आज पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मेरा गिला था, वक्त ने मुझे सही साबित कर दिया। हमने माजी से सीखा। खान साहब कैंडिडेट्स को खुद मिले, फैसले किए। खबर ये है कि थरपारकर में प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा गुलाम मोहम्मद जुनेजो और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत, हंगामा आराई, तशद्दुद और दीगर दिफात शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। 7 जुलाई तक जवाब जमा न कराने की आखिरी मोहलत दे दी। मुत्तहिदा के वकील ने कहा, जिला गरबी में टाउन्स की तश्कील बदनीयती पर मबनी है। अगर हल्का बंदियाँ दुरुस्त ना हुई तो इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात शुरू होने वाले हैं। दोबारा समाअत जल्द की जाए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चित्राल के मकाम मारकरी में ग्लेशियर फटने से बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी, दोलकी के गांव के दोनों पुल सैलाबी रेले में बह गए। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक अब तक किसी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात की इत्तला मौसूल नहीं हुई। PDMA ज़िला इंतज़ामिया के साथ राबते में है। PDMA का कंट्रोल रूम मुकम्मल फ़ाल है।
3 ماہ کے دوران مرحلہ وار بجلی کی قیمتوں میں 8 روپے فی یونٹ تک بڑھانے کی تیاریاں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے بجلی کے نرخ 3.5 روپے فی یونٹ بڑھیں گے، 1 اگست سے مزید 3.5 روپے اور 1 ستمبر سے مزید 1 روپیہ فی یونٹ مہنگی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت کام آئی، نہ وزراء کی یقین دہانیاں۔ ملک میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا، بجلی کا شارٹ فال 7300 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 21900 میگا واٹ اور طلب 29200 میگا واٹ ہے۔ لوڈ شیڈنگ پر وزارت پاور کا موقف سامنے نہ آ سکا۔ وزارت پاور نے ویب سائٹ پر ڈیٹا دینا بھی بند کر دیا۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے تو کہ الیکٹرک کا لائسنس ختم کر کے قومی تحویل میں لے لیا جائے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے وفاق کو تجویز سے دی، کہا کہ الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کر کے متبادل ملٹیپلز کمپنیز کو موقع دینا چاہیے۔ اس وقت کہ الیکٹرک دنیا بھر میں اپنی کمپنیوں کا خسارہ کراچی سے پورا کر رہی ہے۔ کہ الیکٹرک مافیا ہے، کراچی سے فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، لوڈ شیڈنگ کے خلاف کراچی میں 20 سے زائد شاہراہوں پر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر کہتے ہیں ساری جماعتیں ان کی سہولت کار بنی ہیں۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جینا محال کر دیا ہے کہ الیکٹرک اور اس کی مافیا نے۔ ریونیو یہ کما رہے ہیں، سبسڈی ان کو مل رہی ہے، پیداواری صلاحیت یہ نہیں بڑھا رہے، سسٹم میں انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اگر بل نہیں ملا تو آپ کنیکشن کاٹ دیں، آپ نے جو گیس کا بل نہیں دیا تو آپ کو گیس کیوں مل رہی ہے؟ ایک پرائیویٹ کمپنی کو تو مل رہی ہے، عوام کو نہیں ملے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو اضافی پیسے کراچی کے صارفین سے وصول کیے جاتے ہیں، فارنسک آڈٹ ہو جائے، یہ ساری حکومتیں بے نقاب ہو جائیں گی، ساری حکومتیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں۔ چیئرمین نیپرا اقدام کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ان کے سہولت کار ہیں، کوئی ہے جو ان سے سوال کرے؟ عدالتیں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی کہ الیکٹرک کے مقابلے میں۔ خرم دستگیر صاحب بڑے آرام سے فرما دیتے ہیں کہ ہم ملک بھر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے ہیں، وہ کراچی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس کو پاکستان کا حصہ بھی نہیں سمجھتے۔ ٹیکس لینے کے لیے کراچی ہے، ساری پارٹیوں کی اتحادی ایک پارٹی ہے MQM۔ ہماری قومی اثاثہ بیچنے میں مدد کی کو جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں؟ اتنی سپیڈ ہے ان کی، کراچی 4 دفعہ جانا چاہیے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ آج ہم شہر میں 20 سے زائد مقامات پر، شاہراہوں پر اور IBCs پر دھرنا دے رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار عمران نیازی ہیں، جس نے گیس کے بروقت سودے نہیں کیے۔ وہ بدستور ہوتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ تو موسم سے متعلق خبر آپ سے شیئر کریں۔ کراچی میں محکمہ موسمیات نے ممکنہ بارشوں کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کی 2 سے 5 جولائی کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ 2 جولائی سے مونسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ، بدین، ٹھٹھا، ٹنڈو اللہ یار، جامشوروں میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات یہ بھی بتاتا ہے کہ حیدرآباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ موسلا دھار بارش سے شہروں میں اربن فلڈنگ کے خدشات بھی ہیں اور 3 سے 5 جولائی سمندر میں طغیانی کے سبب ماہی گیروں کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پولیو سے متاثرہ افراد زندگی میں کئی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ کوئٹہ کے رہائشی عنایت بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ انہیں زندگی میں کن پریشانیوں کا سامنا ہے، جانتے ہیں کوئٹہ سے عطیہ اکرم کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ عنایت سرپراہ، جنہیں بچپن میں 2 بوند پولیو ویکسین نہ پلائی جا سکی، جس کی وجہ سے عمر بھر کی معذوری ان کا مقدر بن گئی۔ 2 مہینے کا تھا تب مجھے پولیو کا اٹیک ہو گیا تھا۔ پولیو ایک ایسا مرض ہے تو اگر والدین یہی 2 قطرے اپنے بچوں کو پلا لو تو زندگی بھر معذوری سے وہ بچ جائیں گے۔ عنایت نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مگر معاشرے میں ان کی معذوری نے انہیں وہ مقام نہ دیا جو ان کا حق تھا۔ 8-10 سال میں نے اسٹرگل کیا ڈبل ماسٹرز ہونے کے باوجود بھی ڈسیبل کوٹے پہ لگنے کے لیے۔ سب سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر ڈسیبل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ پولیو جیسی موذی بیماری کا مقابلہ کرنے والے اس جوان کی تمام والدین سے اپیل ہے کہ وہ اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں تاکہ یہ 2 بوند آپ کے بچوں کو اس موذی مرض سے محفوظ بنا سکیں۔ کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ۔ 1% سیلز ٹیکس کے معاملے پر حکومت اور فارما انڈسٹری میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ملک میں دواؤں کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ PPMA کا دواؤں کی فروخت پر سیلز ٹیکس کا نفاذ ماننے سے انکار۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت کے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن سے بیک ڈور چینل رابطے جاری ہیں۔ حکومت نے سیلز ٹیکس کا فیصلہ واپس لینے کے لیے 10 دن کی مہلت مانگی ہے۔
1% टैक्स से फार्मा इंडस्ट्री को सालाना 70 अरब की अदायगी करना होगी। फार्मा इंडस्ट्री सालाना 700 अरब का ज़र मुबादला कमाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। रेड और वाइट बॉल कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 33 खिलाड़ी शामिल। कप्तान बाबर आजम समेत 5 खिलाड़ियों को रेड और वाइट बॉल दोनों फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं। कि पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस हमने देखी और अगले 12 महीने को देखते हुए कि वहाँ पे हमारे फैंस के अंदर कौन से लड़के हैं, तो इस सिस्टम के अंदर लादा फॉर्मेट्स की हम परफॉर्मेंस दे के उनके अवार्ड कर रहे हैं, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस विल मोटिवेट ऑल द प्लेयर्स टू प्ले बोथ फॉर्मेट्स। तो प्लेयर्स के अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि वो दोनों फॉर्मेट्स खेलने की तरफ भी जाएं। तो जब 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो द आइडिया इज़ कि हमारे पास 2 पैरेलल स्क्वाड्स हों। रेड बॉल का स्क्वाड हमारा अलहदा हो जाए और वाइट बॉल का स्क्वाड अलहदा हो जाए। एक क्लियर मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट की जानिब, चाहे वो जूनियर क्रिकेट है चाहे वो सीनियर क्रिकेट है, कि आप परफॉर्म करेंगे, यू विल गेट द इम्पोर्टेंस, और यही लड़के हमारा फ्यूचर हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।